वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैनविच। सो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे पी वाई क्यूज़ ऑफ मैथ्स सीटेट एग्ज़ाम के जो पी वाई क्यूज़ आते हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सीटेट एग्ज़ाम होता क्या है, कितने मार्क्स का आता है और क्या कुछ होता है उसके अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं सीटेट के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका मैथ्स का पोर्शन आता है, वेदर लेवल 2 और लेवल 1, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। ठीक है। और ये जो आप सामने पेपर देख रहे हैं ये जनवरी 2024 का एग्ज़ाम है जो 2024 में आया था। और सिमिलरली इस पूरी सीरीज़ में मैं आपके साथ पी वाई क्यू शेयर करूँगा, पी वाई क्यू सोल्व करेंगे हम प्रीवियस ईयर्स के, एंड मैथ्स के भी डिस्कस करेंगे एंड साइंस के भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी डी इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है ए बी सी डी। यहाँ पे आपको बी डी जो है वो डायगोनल दे रखा है लाइक दिस, एंड कह रखा है कि जो सी बी डी है वो 12x है, सी बी डी। तो यहाँ पे सी बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12x दे रखी है, एंड ए बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी डी की वैल्यू आपको दे रखी है 7y। एंड नेक्स्ट ए डी बी, ए डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 डिग्री, दिस इज योर ए डी बी, 60 डिग्री हो जाएगा ये। एंड आपको दे रखा है सी डी बी, सी डी बी कितना दे रखा है 28 डिग्री, ये हो जाएगा सी डी एंड बी, दैट इज मीन दिस एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 28 डिग्री। ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मैथ्स में थोड़े वीक हैं या आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, तो उससे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक पैरेललोग्राम की। ठीक है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं लाइक दिस एंड दिस, दीज आर द पैरेलल साइड्स। ये दोनों साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल, एंड ये दोनों भी कैसी होती हैं, पैरेलल। इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सिमिलरली अगर हम साइड्स पे ना जाएं, अगर एंगल्स की बात करें तो जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइक दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ये प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, है ना। और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं लाइक एंगल 1, एंगल 3, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 2 की बात करें तो इसका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली ऑल जितने भी अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, या आप बोल सकते हैं 3 + 2 कितना होगा 180 डिग्री, 2 + 4 कितना होगा 180 डिग्री, 4 + 1 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन इसमें से हमारे पास यहाँ पे कुछ भी यूज होने वाला नहीं है, हमारे पास एक अलग प्रॉपर्टी यूज होगी जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर दो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, जैसे कि ये एंड दिस इज पैरेलल, ये लाइन एंड ये लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन उनको बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दिस, सो ये जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, इस एंगल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो 7y होगा वो किसके इक्वल होगा आपका 28 डिग्री के, एंड जो 12x होगा वो किसके इक्वल होगा 60 डिग्री। सो इस इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 7y के साथ मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 4 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 2x + 3y। सो x की जगह क्या रख देते हैं 5, एंड y की जगह पे क्या रख देते हैं 4। सो 5 to the 10 + 12 दैट इज इक्वल टू 22। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। हाँ, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, a student listed the following properties of rational number which one is are correct। यहाँ पे एक से ज्यादा भी आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको बताना है, एक बच्चे ने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताई तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अ रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। क्या रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स होते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। क्या होगा रेशनल नंबर? वो नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है एंड p एंड q क्या होते हैं आपके इंटीजर्स, है ना। सो सारे के सारे इंटीजर्स हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, है ना। तो बच्चे ने पहली बात जो है बिल्कुल सही कही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले बात देखते हैं, जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर को जीरो को क्या हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं। आप जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाई वन, दिस इज अगेन p बाई क्यू। सो जीरो कैसा नंबर होता है? एक रेशनल नंबर, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रखा है जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। क्या सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं? यस। फ्रैक्शंस का मतलब है एक न्यूमरेटर होना और दूसरा क्या होना? डिनोमिनेटर। तो सभी फ्रैक्शंस क्या होती हैं? आपकी रेशनल नंबर होती हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए एंड सी। सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या दे रखा है? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वेयर एक्स माइनस पी वाई प्लस जेड। आपको इसका फैक्टर बताना है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंड लास्ट में माइनस जेड भी दे रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथ्स के अंदर रहता है वो आपको एक तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड करना है ना। कई बार उन्होंने हमसे पूछ रखा होता है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, या फिर जैसे अभी मैंने जेड छोड़ दिया था, तो उससे भी आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि आंसर नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हमें नहीं आता, है ना। तो स्टेटमेंट का बड़ी बारीकी से ध्यान से आपको सोल्व करना है। सो इसके फैक्टर बताने हैं, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स, एंड पी स्क्वायर को वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर वाई माइनस पी जेड माइनस जेड। सो यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचेगा? पी क्यू प्लस पी स्क्वायर एक्स, एंड इन दोनों में से हम क्या करते हैं? वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी वाई, और यहाँ से हम जेड को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पी प्लस वन एंड जेड। बिकॉज यहाँ पे माइनस था तो माइनस बाहर आया तो अंदर की तरफ क्या बचता है? प्लस बचता है। यहाँ से अब आप पी क्यूब पी स्क्वायर में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? पी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा पी प्लस वन एक्स, यहाँ पी कॉमन निकलेगा तो बचेगा पी प्लस वन वाई, यहाँ क्या बचेगा? पी प्लस वन जेड, है ना। अब तीनों टर्म्स में पी प्लस वन कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। अब देखिए, और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए था कि फैक्टर होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए 15, आपको बताना है कि क्या 15 का फैक्टर 3 है? यस है। अगर 3 15 को प्रॉपरली डिवाइड कर पाता है ना, अगर 3 15 को प्रॉपरली डिवाइड कर पाता है, दैट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हमने इस टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, p प्लस वन मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस जेड, लेकिन हमारा जेड किस चीज का आ रहा है? माइनस का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई प्लस जेड, ये तो दोनों ही प्लस के आ गए। पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, सो हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस का पी वाई है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है, बिकॉज हमारे पास 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड 150 में से हमें 150 ही करने होते हैं, है ना। स्कोर तो हमें 90 अबव करना है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि 150 में से 150 ही करके जाएं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मिनट्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास 1 मिनट होता है। सो मैथ्स, जिनके पास मैथ्स होता है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है टाइम को मैनेज करना, है ना। सो आपको इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करना है। लाइक सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? मीडियन ऑफ द डाटा दे रखा है कि अगर हम ये डाटा लेते हैं तो मीडियन कितना आएगा? इसका x आएगा। अगर मीडियन ऑफ द डाटा ऑब्टेन, अगर हम 3 को 33 से रिप्लेस कर देते हैं एंड 8 को 18 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा नया मीडियन क्या आ जाएगा? y। और फिर हमें क्या बताना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द y एंड x। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं,
अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दे रखी हूँ, और दे रखी हूँ, तो आपकी जो n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म होती है वो क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है। अगर आपके पास n कैसा होता है, इवन, तो आपके पास क्या फॉर्मूला लगता है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइड बाय 2। इस ये फॉर्मूला लगता है जब n इवन होता है, एंड ये फॉर्मूला लगता है जब n ओड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जल्दी से इस डाटा को पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 3, देन 7, देन 8, उसके बाद आपके पास आएगा 15, 17, देन यू हैव 21, 23, 24, 29 एंड देन 30। सो हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2, 4, 6, 8, 10। सो 10 टर्म्स है, तो कौन सा 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कहता है कि 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। तो 10/2th का मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी हमारी, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स 17 प्लस ये कौन सी टर्म देगी हमें, सिक्स। सिक्स टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, 17 के बाद क्या आ जाएगा, 21 एंड डिवाइड बाई 2। सो 38 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 19। सो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 19। अब उसने हमें आगे बोला है कि आपको क्या करना है, डाटा को रिप्लेस कर देना है ना। डाटा को क्या कर देना है, सॉरी, आपको डाटा थोड़ा रिप्लेस करना है। जहां पे क्या है, 3 है, वहां तो क्या कर दो 33। तो 3 अगर यहाँ 3 यहाँ से 3 रिमूव कर दें तो 33 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर 8 को हम रिमूव कर दें 18 से, अगर 8 यहाँ से हट जाता है तो हमारा 18 कहाँ लगेगा, यहाँ 17 के बाद लगेगा, है ना। सो आगे अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y के लिए भी कितनी टर्म्स है, हम इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10। सो अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा। अब हमारी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 21 एंड सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, 23 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी क्या आएगा हमारे पास, 21 प्लस 23 डिवाइड बाई 2 दैट इज 44 डिवाइड बाई 2 दैट इज 22। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 22। हमारी x की वैल्यू आई थी 19, y की वैल्यू कितनी आ गई, 22। सो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, तो 22 में से जब आप 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। सो तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये जो आपका सीटेट का पेपर आता है वो बाइलिंगुअल आता है, आपके पास हिंदी में भी पेपर होता है, इंग्लिश में भी पेपर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, द नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4। नंबर दे रखे हैं आपको रेशो में 2:3:4 में नंबर्स दे रखे हैं, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33957। व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, आपको बताना है कि सम क्या है थ्री नंबर्स का। तो सबसे पहले आपको रेशो दे रखी है, तो आप एक कॉमन नंबर लेट एक्स कर सकते हैं, एक एक्स कॉमन मान लो। सो रेशो जो होगी वो क्या हो जाएगा, 2x, 3x एंड 4x। सो इनके क्यूब का सम, इनका क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका सम कितना दे रखा है, 33957। तो सबसे पहले 2 का क्यूब कितना होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप सारे के सारे स्क्वेयर्स एंड सारे के सारे क्यूब्स एक पेज पे निकाल लो और उसको याद कर लो, बिकॉज इतनी जल्दी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जल्दी से ऐड करते हैं, 8 प्लस 27 35, 35 को इसमें ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, और दैट विल बी 99x क्यूब। सो 33957। सो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 33957 डिवाइडेड बाई 99, है ना। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको एक बार 88 पे डिवाइड कर, सॉरी 11 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 पे डिवाइड करने से ये 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 387। अब देखते हैं एक्स क्यूब, और तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। सो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लगेगी, बिकॉज जब 11 के साथ करेंगे ना तो यहाँ पे जीरो लगेगी, राइट।
तो यहाँ पे आएगा 9 के टेबल पे कट हो जाएगा, बिकॉज मैंने जब 11 से कट किया था ना तो मैंने दो नंबर 95 के नीचे 88 लगाया था, तो दो नंबर एक साथ लिया तो 3087 हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 जा 27, देन 3 बचेगा, 9 4 जा 36, देन 2 बचेगा, 9 3 जा 27, 343 एंड x अगर क्यूब यहाँ से हटाएं सो 1/3, ये क्या होगा 1/3, और ये किसका क्यूब होता है आपका 7 का तो नहीं होगा, हाँ 7 का ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ गई यहाँ से x की वैल्यू। तो हमने क्या बताना था, सम बताना था, तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना था, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर कितना था 2x, तो कितना हो जाएगा 14, नेक्स्ट कितना था 3x, तो 21 28, तीनों का सम निकाल देते हैं 35 प्लस 20 55 प्लस 8 कितना आ जाएगा 63, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे एक नंबर का जरूर पूछा जाता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द यूलर लॉ, है ना। ये किस पे बेस्ड होता है, यूलर्स के लॉ पे बेस्ड होता है। यूलर्स का लॉ क्या कहता है, आपके पास एक पॉलीगन है ना, आपके पास क्या है, एक पॉलीगन है, सपोज आपके पास एक पॉलीगन दे रखा है, तो उसमें आपके पास वर्टिसेस होती हैं, एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं, है ना, तीन चीजें आपके पास होती हैं। एंड यूलर्स ने एक फॉर्मूला दे रखा है, यूलर्स फॉर्मूला, जो हर एक पॉलीगन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो यूलर्स का फॉर्मूला ये क्या कहता है कि v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये आप रट लो, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2, इस फॉर्मूला को रट लो, बिकॉज इस पे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ना। और भी कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे देखो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, एजेस दे रखे हैं, फेसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 10 15 एंड x, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वर्टिसेस दे रखे हैं 10, तो 10 आ जाएगा, प्लस फेसेस कितने दे रखे हैं x आ जाएगा, एंड एजेस कितने दे रखे हैं 15, तो माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ 10 माइनस 15 इज माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और यहाँ पे हम 7 पुट कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है 3x माइनस 12, तो 3 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज द राइट ऑप्शन, है ना। इजी भी है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन जब तक आपको यूलर्स फॉर्मूला नहीं आएगा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इस फॉर्मूला को याद कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और हर बार आता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x एंड y, that is given 1 minus 1 by 3 raised to the power minus 3 divided with 2 by 3 minus 4। सो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन यहाँ पे पुट करके इसका क्या करना है, इन्वर्स करना है, और इसमें से बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल्स टू, जब भी आपको पावर माइनस में दिखे तो आपने क्या कर देना है, अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर देना। तो क्या बन जाएगा 3/1 रेस्ट टू द पावर 3, और ये क्या बन जाएगा 3/2 रेस्ट टू द पावर 4। सो नेक्स्ट क्या आएगा, -3 का जो क्यूब होता है -27 हो जाएगा, एंड 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 81, 2 का जो सॉरी 3 का क्यूब नहीं, 3 रेज़ टू द पावर 4 81 हो जाएगा, एंड 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 16। एंड नेक्स्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या हो जाता है 16/81, है ना। 27 के टेबल पे 81 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -16/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कितनी आ जाएगी -16/3, और अगर वाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी -3/16। क्लियर है। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। सो ये हो जाएगी -16/3 -3/16, दैट इज 16 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 3 के टेबल पे 48, 16 पे 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना जाता है 256, 16 के टेबल पे जो 48 होगा वो आपका होगा 3 पे, और 16 के टेबल पे 43 पे, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -9। आपका आंसर कितना आ जाएगा -265/48। लेकिन हमें इसका अभी क्या करना था, इन्वर्स करना था, तो इसका जब इन्वर्स करेंगे अभी होता है, तो इन्वर्स करने पे क्या हो जाता है ये रेसिप्रोकल, तो आंसर आ जाएगा 48/-265, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, है ना। इजी क्वेश्चंस बड़े आसान हैं बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं,
अपनी कैलकुलेशन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं बना पाएंगे तो आपका ज़्यादातर टाइम इन्हीं क्वेश्चंस में वेस्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये एक्चुअली सीडीपी का क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाय, स्कीमा किसने स्कीमा का यूज किया था। आपने ये सीडीपी के अंदर पढ़ रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर पढ़ रखा है कि स्कीमा का यूज किसने किया था। आपने जीन पियागे सुना होगा, जीन पियाजे भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, है ना। बीएड के अंदर भी सबसे पहले ही आती है जीन पियाजे की जो भी थ्योरीज थी रिगार्डिंग बच्चों को लेके एंड सब ऑल, ये सब आता है। तो ये 1 नंबर में एक्चुअली जब 30 नंबर का जो मैथ्स आता है उसमें 5 नंबर की क्या हो जाती है आपकी, 5 नंबर का उसके अंदर पेडागोजी आ जाता है, मैथ्स की पेडागोजी आती है ना। बाकी जो 25 नंबर का रहता है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल रहते हैं, कंसेप्ट्स रहते हैं। लेकिन इसके अंदर 5 नंबर के अंदर आपके मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011, देन व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स टू गेट द सम ऑफ 1.1। आपको क्या ऐड करना है एक्स के अंदर तो ताकि आपकी वैल्यू क्या आ जाए, 1.1 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको 3 जो टर्म्स हैं वो क्या दी हुई हैं, प्लस की दी हुई हैं, तो उनको ऐड कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है, 1.011, 10.11 एंड 0.1011। सो ये वैल्यूज कुछ आपको दे रखी हैं, ये एक्चुअली में 1 यहाँ पे है। इसको प्लस करने पे क्या आएगा, 1 2 2 2 दैट इज 1 एंड 1। सो एंड माइनस की टर्म आपको क्या दे रखी है, 12.101। इसको माइनस करना है बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस एंड सिंबल बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर जो है ये। सो 11.2221, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस ही होंगे ये, ठीक है। इसको 1 कर लेते हैं, है ना। सो 9 10 में से 2 8, 9 में से 2 7, 10 में से 2 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 भी आएगा। तो 0.8789, ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। अब कहता है कि x के अंदर ऐसा क्या जोड़ दें कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1.1 हो जाए। यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं x को यहाँ पुट करूंगा तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे 1.1 में से क्या माइनस करना है, 0.8789, ठीक है। 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, 9 में से 7 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 10 में से 8 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगी, 0। तो योर आंसर इज 0.2211। ऑलराइट। सो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि x प्लस x के अंदर ऐसा क्या ऐड करेंगे हमारा जो सम है वो क्या हो जाए, 1.1 हो जाए। और x की वैल्यू मैं ऊपर से निकाल चुका था 0.8789, तो उधर जाके वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, देखो सीडीपी आता है बिल्कुल ही। टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर odd even prime composite accurately but not be able to identify the numbers accurately when given a set of numbers। इसमें हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक ने कहा कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चलता है कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं के यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया जाता है तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाता। इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक बच्चा है जो इजिली डेफिनेशंस डिफाइन कर पा रहा है। मतलब अगर उससे पूछा जाए कि ओड नंबर क्या है तो वो इजिली बता देता है कि दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या इवन नंबर की पूछी जाए या प्राइम पूछा जाए तो ये सब वो बच्चा बता दे रहा है। लेकिन जब उसको एक सेट दिया जा रहा है, एक नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन से नंबर कौन से हैं। सो इसके लिए क्या, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राम हैज गुड मेमोरी बट लैक प्रैक्टिस, कि उसकी मेमोरी अच्छी है लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, राम हैज गुड मेमोरी बट लैक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि उसके जो मेमोरी तो अच्छी है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है। राम हैज एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी का कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये लैक प्रैक्टिस वाला बैठेगा या फिर कंसेप्चुअल का। अगर मैं इसको मार्क करने जाता तो मैं इसको थर्ड मार्क करता, बिकॉज प्रैक्टिस तो करने से आई थिंक
ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा जरूरी है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 भी मार्क कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब आपके आंसर की आती है तो उसके बाद आपको चैलेंज करने के लिए टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आप अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है तो सीटेट जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है या सीबीएसई कंडक्ट करवा रही है तो वो दोनों ऑप्शन को राइट मान लेती है ना। तो इसके अंदर आई थिंक दोनों ऑप्शन फिट हो जाएंगे। राम की मेमोरी अच्छी है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता, दैट्स वाई ही डोंट नो टू आइडेंटिफाई द नंबर्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं उसकी मेमोरी अच्छी है लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तभी उसको नहीं पता कि वो नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इवन नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसने सिर्फ क्रैम कर रखा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आपको क्या गिवन है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस। बिकॉज the cost price of the article is 300. If he sells the article by giving 18% discount on its same mark price, then what will be his profit percent? So सबसे पहले तो आपको क्या क्या गिवन है वो सब राइट डाउन कर लेना है आपने। यहाँ पे आपको एसपी दिया हुआ है दैट इज 324 एंड देन डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 28%। देन आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल दैट इज सीपी दैट इज 300। तो उसने हमें एसपी दे दिया दैट इज 324, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया 28 एंड सीपी दे रखा है 300। तो कहता है कि अगर वो उसी आर्टिकल को 18% के डिस्काउंट पे सेल करता तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट क्या होता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं कि मार्क प्राइस है क्या। तो मार्क प्राइस के लिए डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड विद 100। सो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू, डिस्काउंट का भी आगे फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें मार्क प्राइस निकालना है तो हम मार्क प्राइस को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, है ना। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एस पे कितना गिवन है 324 गिवन है आपको। तो यहाँ पुट कर देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू 28 एंड डिस्काउंट की वैल्यू अभी भी निकाल के आए हैं एक्स माइनस 324 और हमने एमपी को क्या मानना है, एक्स मानना है। तो यहाँ डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा दैट इज 100 से मल्टीप्लाई। एक्स यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 28x एक्स माइनस 324 मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको 100 से करना। बाकी ये क्वेश्चन इधर देखते हैं। सो 28x एंड x को 100 से करोगे दैट इज 100x माइनस 324 0 0। अब 100 इसको इधर भेज देते हैं, 28x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 32400 एंड 100x में से आप क्या माइनस कर दोगे, 28x माइनस कर दोगे। सो यहाँ से आपके पास बचेगा 72x एंड 32400। ठीक है, इसको दोबारा 72 बचेगा यहाँ से, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो 72 मतलब मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज योर एक्स। नाउ डिवाइड करने पे क्या आएगा, आप 9 पे डिवाइड कट कर सकते हो अगर ये 9 पे हो जाए तो 9 टू जा 27 27 9 4 जा 54 सॉरी 9 से 27 9 6 जा 54 9 के टेबल पे ये 27 आ जाएगा, 9 6 जा 30 9 8 जा 72 एंड 8 पे ये कट हो जाएगा पूरा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 4 जा 32 8 5 जा 40, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 450। तो हमारे पास यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि हमारा जो एमपी है वो कितना गिवन है 450। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से हमारा एमपी निकल गया, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारा डिस्काउंट 18%। सो अब हमें निकालना होगा कि अगर डिस्काउंट 18% है तो हमारा एसपी कितना होगा, है ना। तो इस बार क्या करते हैं, आपने अगर ये उतार लिया तो इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं उतारा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं ना। सो डिस्काउंट इस बार डिस्काउंट परसेंटेज है 18 एंड डिस्काउंट की वैल्यू अगेन वही क्या होती है हमारी एम पी माइनस एस पी, लेकिन हमें इस बार एस पी ही निकालना है। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपका। हमें एम पी गिवन है, इस बार कितना गिवन है 450, एस पी को मान लेते हैं वाई दैट इज 450 मल्टीप्लाइड विद 100। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ से आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, 5 के टेबल पे ये 9 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा, 9 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिमिलरली 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
ये हो जाएगा 450 माइनस वाई, तो ये कर जाएगा 9 एंड 9 9 81, 450 पाई को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 450 माइनस 81। सो हमारी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 6 369, वाई आ गया 369। अगर वाई हमारा 369 आया है दैट मीन्स वाई इज द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 एंड तो हमारा जो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, दैट इज 369 माइनस 300 इज इक्वल टू 69। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का होता है, प्रॉफिट परसेंट ऊपर रखना है, सीपी क्या रखना है, डिवाइड में रखना है आपने, एंड मल्टीप्लाई कैसे करना है 100 से, तो क्या आ जाएगा 23%। सो हाँ, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है इसको करने का, एंड क्वेश्चन ही ये इसलिए गिवन है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप अवॉइड कीजिएगा, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल लास्ट में सोल्व कीजिएगा जब आपका पेपर फिनिश हो जाए, है ना, नहीं तो हम जस्ट मार्क भी कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमारा बाकी का पेपर जो होता है, इसके बाद हमारा जो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन आता है वो रह जाता है अगर आप इस क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा कोई मेथड भी नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है हमें, -40 एंड 30। तो हम मान लेते हैं एक्स क्रॉस वाई का प्रोडक्ट कितना दे रखा है -40/30, एंड एक नंबर कितना दे रखा है -5/2। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मान लेते हैं -5/2, ठीक है। तो कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर लाइज बिटवीन, रेसिप्रोकल किसके बीच में लाई करेगा, तो जो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -40/3, ये डिवाइड में आ जाएगा -5/2। तो हमें पता है कि जब इधर डिवाइड में हो तो ये साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका -2/5, 5 8 जा ये हो जाएगा माइनस प्लस का आ जाएगा 16/3। लेकिन हमें बताना है कि 16/3 नहीं 3/16, इन्होंने रेसिप्रोकल पूछा है, तो 3/16 किसके बीच में लाई करेगा। आप जल्दी से 3/16 की वैल्यू डेसिमल में निकाल सकते हो, तो क्या आएगी डेसिमल में निकालने पे 16 ले लेते हैं, तो 0.1 और 8 दैन 2 12, और यहाँ से क्या आ जाएगी 590, 6 पे 1696 हो जाएगा, 7 पे 102, 8 पे 122, 7 पे आ जाएगा 0.187 आएगा इसका, है ना। तो यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं, ये होगा आपका 0.15 एंड ये होगा आपका 0.18, ये होगा 0.18, ये होगा 0.2, ये होगा 0.2, 0.25, ये होगा आपका 0.25 एंड 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.187 कहाँ लाई करेगा, क्या इसके बीच में लाई करेगा या इसके बीच में लाई करेगा, क्लियरली इसके बीच में लाई करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 43 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लास 6 मैथमेटिकल टीचर इज पोस्टेड द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन started together their steps 70 centimeter 85 centimeter 95 centimeter respectively, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। कहता है कि 3 पर्सन अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग वॉक को स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप लेता है 70 सेंटीमीटर, एक लेता है 85 सेंटीमीटर, एक लेता है 95 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वो कितने मिनिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उनको सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना, कितने सेंटीमीटर का स्टेप लेना पड़ेगा उनको। सो ये कंसेप्ट आपको बताना है। नीचे क्या दिया हुआ है कि ये कंसेप्ट, व्हाट इज दिस कंसेप्ट बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे, क्या आप एचसीएफ यूज करोगे, क्या आप एलसीएम यूज करोगे, या कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्ट ऑफ एलसीएम, बिकॉज जब हम तीनों का मिक्सचर निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, तो वो कौन सा होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज योर एलसीएम। सो दिस इज द राइट आंसर, है ना। सो ये भी एक पेडागोजी थी मैथ्स की। Now moving on to the next question. A student was the following problem on a percentage to solve. Find the percentage of decrease in population of the city decreases from 28,000 to 26,500. She wrote the solution. ओरिजिनल पॉपुलेशन 28,000, न्यू पॉपुलेशन 26 एंड परसेंटेज डिक्रीज। सो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट से पूछा गया कि आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है पॉपुलेशन का, जिसमें सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो पहले 28,000 थी और वो घट के कितनी हो गई 26,500। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन 28,000 हुई, न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई 26,500। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है,
या उस बच्चे ने क्या लिखा, उसने लिखा 26,500 डिवाइडेड बाई 28,000 मल्टीप्लाइड विद 100, है ना। उसने क्या गलती कर दी, उसने 28,000 में से क्या नहीं माइनस करा, 26,500। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंट बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। स्टूडेंट को कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि किस क्वांटिटी के लिए आपसे परसेंटेज निकालनी है। आई थिंक ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट हैज सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली, नहीं, उसने करेक्टली सोल्व नहीं किया, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, उसको पता है तभी वो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाया, है ना। अगर उसको नहीं पता होता तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। स्टूडेंट हैज मेड अ केयरलेस मिस्टेक, दिस इज नॉट अ केयरलेस मिस्टेक। उसको आई थिंक कंसेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से उसको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नाउ यू हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। तो इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, और हमें डिफरेंस दे रखा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का, कितना दे रखा है, 20 डिग्री। तो हमें एक सप्लीमेंट्री एंगल एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा। क्लियर। स्मॉलर एंगल क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है 3p माइनस 50। तो जल्दी से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 2x 20, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की माइनस 160, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, और ये 80 आई है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्लियर। और इन्होंने p कहा था स्मॉल, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 इंटू 80 240 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 190। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि x वेरीज इनवर्सली एज y। सो x वेरीज इनवर्सली एज y, इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज करेगा। ये इनवर्सली का सिंबल होता है। अगर मैं इनवर्स का प्रोपोर्शन हटा दूं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की 3.5 मल्टीप्लाई विद 2.4। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको इक्वेशन में यूज कर लेंगे। अगला क्या दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 5.6 हो जाए, अगर किसकी वैल्यू क्या हो जाए, 5.6 हो जाए, तो y की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप। अगर आपके पास x की वैल्यू 5.6 हो जाए तो यहाँ पुट कर देते हैं, c की वैल्यू कितनी है, सॉरी इसमें पुट कर देते हैं आपके पास 5.6, c हमारे पास है ही है 3.5 मल्टीप्लाइड विद 2.4 एंड y इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3.5 2.4 डिवाइडेड विद 5.6। इसको हम 8 के टेबल पे कट कर सकते हैं, आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.7। इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा एंड 7 के टेबल पे 3.5 कितने पे आ जाएगा, 0.5 पे। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, so that is 1.5. So option number 2 is the right answer. All right, so now next question, this is also I think pedagogy का क्वेश्चन है ये। which among of the following is learning teaching process are the most appropriate for visually challenged student in mathematics classroom। कहता है कि किस क्या टेक्निक यूज करोगे फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, है ना। तो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कि क्या आप क्या क्या यूज करोगे, जियोजेब्रा यूज करोगे, टेलर्स अबेकस, कंप्यूटर या स्प्रेडशीट यूज करोगे। देखो जियोजेब्रा जो होता है, जियोजेब्रा जो होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन होता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट आंसर, है ना, क्योंकि जियोजेब्रा जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो एक विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए नहीं बने हैं। टेलर्स अबेकस यूज कर सकते हैं। अबेकस जो होती है वो एक तरह की गेम है जिसमें वो जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है वो फील करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो कंप्यूटर है वो किसी बच्चे को वर्बली बता सकता है, बोल के बता सकता है ना। आजकल तो एआई का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं वो यूज हो सकती हैं। स्प्रेडशीट भी यूज नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी एंड सी, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, हाँ अगेन it's a pedagogy question. NEP 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom. जो NEP 2020 है, सो अगर आप बीएड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर एचटेट सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो एनईपी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स पेडागोजी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो क्लासरूम टीचिंग में यूज़ होनी चाहिए। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो फर्स्ट दे रखा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉयफुल, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल होना चाहिए। यस, इसका यही तो एम है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम क्यों फोकस करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को इजीली एक्टिविटीज के थ्रू एंजॉयफुल मेथड से टीच कर पाए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। नो, हम मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं फॉर टीचिंग, स्पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। लाइक अगर आप सर्कमफ्रेंस पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों को ग्राउंड में ले जाइए, है ना, और एक ग्राउंड का चक्कर लगाइए। तो ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया। सिमिलरली आप बहुत सारी गेम्स के थ्रू बच्चों को मैथ्स करवा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हेंस नीड टू बी अवॉइडेड। टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, अवॉइड तो नहीं कर सकते एनईपी के अकॉर्डिंग, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथ्स। मतलब कि पॉपुलर स्पोर्ट्स के बजाय भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनसे हम मैथ टीच कर सकते हैं। यस, सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऑप्शन नंबर सी की, तो बहुत से ऑप्शन जो हैं आपके, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी से ही बैठते हैं, है ना। तो आप एक बार देखना, एनालाइज करना इस चीज़ को कि ऑप्शन नंबर सी जो है मोस्टली टिक माना जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ट्राई कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 को ही आप टिक करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, द एरिया कर्व्ड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको दे रखा है एक सिलेंडर का एरिया दे रखा है आपको कितना, 4400। सो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर एच, जो किसके इक्वल होगा 4400 के। एंड आपको बेस भी दे रखा है, आपको जो बेस दे रखा है वो क्या दे रखा है, बेस का सर्कमफ्रेंस दे रखा है। और जो सिलेंडर होता है आपका, उसका जो बेस होता है वो सर्कल शेप का होता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 2 पाई आर कितना दे रखा है 110। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, एच निकाल सकते हैं 110 एच 4400। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4400 डिवाइडेड बाई 10, सो ये आ जाएगा 40। सो एच हमारी आ गई 40। सिमिलरली आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, और हमें उसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर हमारे पास एच आ गया है सो हम 22/7 आर निकाल सकते हैं यहाँ 40 रख के। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब डिवाइड में चला जाएगा, 4400 मल्टीप्लाइड विद 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 44 से 44 10 बचेगा यहाँ पे। 10 से आप ये 5 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 2, सो आएगा 35/2। तो हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है मीटर क्यूब में। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आर हमारे पास आ चुका है 35/2, 35/2, एच हमारे पास है 40। क्लियर, तो 7 5 जा 35, ये 11 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, एक जीरो ये ऑलरेडी है ही है, एक जीरो और आ गई तो 7 बचा, 7 को 5 से करेंगे 35, और 35 को 11 से करेंगे 85। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में तो इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। एक सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब है तो 6 जीरो में कम से कम आपको लगानी पड़ेगी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में आंसर बचेगा 0.0385 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर, एंड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्स दे रखा है आपको जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, उसकी एक्सटर्नल लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है ना। और जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.48, ये एक्सटर्नली दे रखी है।
एंड ब्रेथ आपको दे रखी है 1.16, ये भी एक्सटर्नली दे रखी है। एंड जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 83 सेंटीमीटर, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 83 सेंटीमीटर को मीटर में। सो ये हो जाएगी 0.83, है ना। सो हमें इंटरनल निकालनी है। सो इंटरनल निकालने के लिए आपको थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा। अब अगर एक बॉक्स है ऐसे, है ना, तो ये इसकी क्या दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, और ये आपको एक्सटर्नल दे रखी है। अगर आपको इंटरनल निकालनी है तो इंटरनल निकालने में उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कम हो जाएगी। और कितने टाइम्स कम होगी, 2 बार कम होगी। 2 बार क्यों कम होगी, बिकॉज वो 2 साइड से थिकनेस है। तो इंटरनल हमारी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 1.48 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर को आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे 0.03 मीटर हो जाएगा। तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.03, और इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 0.06। तो आपका आंसर आएगा 1.42। यहाँ पे ब्रेथ में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1.10। एंड इसमें से सिर्फ एक बार माइनस करेंगे। माइनस एक बार क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको जो बॉक्स का टॉप दे रखा है वो ओपन दे रखा है। इसका मतलब ऊपर की साइड पे कुछ है ही नहीं, थिकनेस है ही नहीं है, नीचे नीचे की साइड पे थिकनेस है। तो इस वजह से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.80। तो आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस, सिर्फ इनर सरफेस की कॉस्ट बतानी है। सो ऐसा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया। वैसे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टॉप नहीं है, और टॉप के लिए हमारे पास क्या नहीं है, मतलब लेंथ ब्रेथ हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल पी। सो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 बी और एच को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी एच क्या है आपके 1.1 एंड 0.8, तो 1.1 एंड 0.8 को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 0.88 प्लस एच एंड एल को मल्टीप्लाई 0.8 को 1.42 से, 1.42 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 टू 16 33 और ये हो जाएगा 11 1.136 प्लस एल बी कितना दे रखा है 0.8, हमें एच एल यूज करना था ना यहाँ पे एल बी। सो 1.42 मल्टीप्लाई विद 1.1 एल बी दे रखा है, इसको यूज करेंगे तो ये 142 दैट इज 1562 1.562, ये हो जाएगा 1.562। सो ये इसको ऐड कर देते हैं 1.136 को, 0.880 में 6 11 9 10, ये हो जाएगा 2.0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.032। इसमें क्या ऐड करना है 1.562, दैट इज 5.594, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बाद में आपने 150 से, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 से मल्टीप्लाई करने पे एक पॉइंट तो कम हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ लग जाएगा, ये पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 5 4 जा 60 एंड 9 5 जा 45, 45 में 6 ऐड करेंगे 51, 25 3 8। सो ये आएगा 5594 दैट इज 50938। सो तो 839.50। सो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई है, तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना और इसका आंसर जरूर बताना मेरे को कितना आया, है ना। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में या कैलकुलेशन में। सो आप इसको एक बार देख लेना और ज़रूर इसको सोल्व करके देखना कि क्या यहाँ पे मिस्टेक हुई है एंड क्या इसका आंसर आएगा। बट प्रोसेस ये बिल्कुल यही सेम रहेगा, तो आप इसको सोल्व करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यू दैट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल क्या दे रखी है, एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल दे रखी है आपको डी ई एफ। एंगल ई आपको 90 डिग्री दिया हुआ है,
बी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड बी सी बोल रखा है आपको 8, एंड ये क्या बोल रखा है, डी ई 8 बोल रखा है। तो ये 8 क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ होना चाहिए था। तो ये इस हिसाब से होना चाहिए, डी ई एफ आप बनेगी ये, तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी ये। सो कौन सी कॉन्ग्रेंट होंगी हमारी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी और एफ ई डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। और इसका किससे कॉन्ग्रेंट होगी, ये ए एस से। ये कॉन्ग्रेंसी रूल होता है। कॉन्ग्रेंसी रूल के लिए मैं अलग से जरूर वीडियो बनाऊंगा कि कॉन्ग्रेंट रूल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड विद 3, 5 एंड 2 दे एड अप टू। तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मानने हैं, x माइनस 1 मान लीजिए, x मान लीजिए एंड x प्लस 1। इनको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 99, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं, 3x माइनस 3 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 99। सो यहाँ से 3x प्लस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 99 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 प्लस 1 100 बाई 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ जाएगी x की वैल्यू। व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड, ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड, तो ओरिजिनल हमारा 9 है और यहाँ पे क्या है 11, तो इतना आएगा 11 प्लस 9 इज 20। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास। एक मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर ने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया जिसमें उन्होंने बोला विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू शो द फॉलोइंग डाटा। इस टाइप के डाटा को शो करने के लिए आप किस टाइप का ग्राफ यूज करोगे, लाइक द हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन एन एथलेटिक मीट एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 9 AM टू 9 PM एट अ स्टेशन। हाँ, तो किस टाइप का ग्राफ आप यूज करोगे, तो यहाँ से आपने बताना है कि टीचर की इंटेंशन क्या रही होगी ये क्वेश्चन पूछने के पीछे, है ना। तो क्या टीचर लर्नर्स को हेल्प करना चाहता था डिफरेंस बिटवीन लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ, नो, बिकॉज इसके अंदर भी बार ग्राफ बनेगा एंड इसके अंदर भी हिस्टोग्राम बनेगा या बार ग्राफ बनेगा कंपैरिजन के लिए, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन द कंसेप्ट ऑफ पाई चार्ट, पाई चार्ट का कोई रोल ही नहीं है। टीचिंग लाइन ग्राफ थ्रू कंटेक्चुअल सिचुएशन, नो, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है तो लाइन ग्राफ नहीं यूज होगा। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए ही इसको, हिस्टोग्राम समझाने के लिए ही उस टीचर ने इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 इज डिविजिबल बाय 72। आपको एक 8 डिजिट नंबर दे रखा है 9471x9y2, ठीक है, और ये डिविजिबल है 72। तो हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है। नोट ट्रू बताना है, ट्रू मत बता दीजिएगा, नोट ट्रू बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए 72 के फैक्टर बनाइए। तो 72 के फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे प्राइम फैक्टर सॉरी, 18 2 9 3 एंड 3 क्या बन जाएंगे, 2 2 2 एंड 3 3 1। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल तो हमेशा हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2 दिया। हमें चेक करना है कि किस किस नंबर के लिए 3 पे डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल जो होता है क्या होता है, इन सबको ऐड करके अगर जो एडिशन वाला नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको ऐड कीजिए, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32। तो कितना आ जाएगा 32। अब हमें x और y के लिए, x एंड y के लिए भी इसको चेक करना है। सबसे पहले हम इसमें x और y की वैल्यू डाल के देखते हैं, 8 एंड 5। तो 32 प्लस 8 प्लस 5 40 45। सो 45 तो डिविजिबल है, दैट मीन्स ये तो हमारा सही ऑप्शन है, गलत ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट हम डाल के देखते हैं 32 प्लस 4 प्लस 9 कितना आएगा, 32 प्लस 4 इज 36, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। अगेन 45 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका, ये सही ऑप्शन है बट हमें गलत बताना है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 9 एंड 5। तो 32 प्लस 9 प्लस 5, 32 में 9 ऐड करेंगे 41, 45 41 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 46। और हमें पता है कि 43 3 से डिविजिबल नहीं होता। सो इसलिए ये गलत ऑप्शन है और गलत ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। Mathematics is a way of thinking since it provides an opportunity for students to engage in proofs and examining patterns.
Students reduce formula and symbols during problem solving. Students use appropriate strategies for solving various new problems. कहता है कि मैथमेटिक्स सोचने का क्या तरीका है, कहता है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामाइन पैटर्न्स. यस, ये स्टूडेंट्स को एंगेज करता है कोई चीज़ प्रूफ करने में और पैटर्न्स को एग्जामाइन करने में, है ना. स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूला एंड सिंबल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. कहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं नए फॉर्मूलाज रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंबल करते हैं. नो, वो गिवन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मूला जनरेट नहीं करते हैं. स्टूडेंट यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं टू सोल्व द क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 3. Now moving on to the next question. In the next question, you have to find if a pie chart is constructed for the above data, what will be the angle of sector representing apples. कहता है कि अगर हम ऊपर वाले डाटा के लिए पाई चार्ट बनाएं तो कितना एंगल उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना. तो यहाँ पे देखते हैं, आपको पता होगा कि जो एंगल होता है, सबसे पहले तो हमें इनका सम करना पड़ेगा. दैट इज 44, 56, 42, 30 एंड 38. हमारे पास डाटा का सम होना चाहिए टोटल. सो 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 8 इज 20. सो यह जाएगा 20. 4 + 2 इज 6, 6 + 5 6 + 5 इज 11, 11 + 4 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 210. तो टोटल हमारा जो है 210 आ रहा है. और हमें एप्पल के लिए बताना है. तो एप्पल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 56 दी हुई है. उसको 210 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 डिग्री से. जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड इसको आप कैंसिल कर सकते हो. सो हमारी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 56 डिवाइड बाई 210 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, है ना. तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड 7 के टेबल पे 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 12, 12 8 जाके आ जाएगा 96 डिग्री आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 57. 57. द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम. आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है, इसकी लेंथ पैरेलल साइड्स क्या दे रखी है, 11 दे रखी है. ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी दे रखी है, 25. और आपको डिस्टेंस दे रखा है, दैट मीन्स हाइट दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है. जिसका एरिया क्या कह रहा है, वो किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जिसकी साइड्स कितनी दे रखी है, 3:2 दे रखी है. तो हम उसकी साइड मान लेते हैं 3x 2x मान लेते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी फिगर्स के एरिया के फॉर्मूलाज एक पीडीएफ की फॉर्म में या एक छोटे शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करूं, सो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद h. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, 11 + 25 एंड हाइट कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है. सो क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड विद 25 + 11 इज 36 मल्टीप्लाइड विद 12. सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 36 6 जा क्या हो जाएगा आपका 6 216 आ जाएगा. ठीक है. और ये जो एरिया हमने निकाला है वो किसके एरिया के इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3x मल्टीप्लाइड विद 2x इज इक्वल टू 216. यहाँ से 3x मल्टीप्लाई बाई 2x कितना हो जाएगा, 3 2 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216. एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 36. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी एक्स की वैल्यू. और हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो यहाँ से साइड्स कितनी बन जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो एक साइड आ जाएगी 18, एक आ जाएगी 12. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b. सो 18 + 12 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 18 + 12 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 60. तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 60. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है एंड सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है. आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू गिवन है एंड आपको बताना है कि ए + बी + सी माइनस डी के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं आपके, जो आपको कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं किस किस के, एक्स स्क्वायर के एंड एक्स के कोफिशिएंट्स आपने बताने हैं. सो यहाँ पे देखो, अगर हम a को ऐड करें दैट इज 2x² + 12x प्लस
11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 17 माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस का डी है तो जितने भी डी की वैल्यूज हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स एंड प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमें किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे x की, तो 12x माइनस 8x दैट इज 4x एंड 4x प्लस x दैट इज 5x। यहाँ पे ना एक एक्स स्क्वायर रह गया, सो इस एक्स स्क्वायर को भी ऐड कर लो, ये माइनस क्या था यहाँ पे 3 की बजाय क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो क्या आएगी -4 प्लस 5 दैट इज 1, क्योंकि हमें सम बताना था। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आपको क्या बताना है सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नोट द डायमेंशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। तो इसमें से क्या डायमेंशन नहीं है मैथमेटिक्स लर्निंग की, तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं है डायमेंशन बिकॉज सॉरी कम्युनिकेशन असेसमेंट की डायमेंशन है, आप बच्चों से वर्बली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बट हमें नोट बताना है नोट, तो पैटर्न्स एंड प्रोसीजर, सो ये ऑप्शन में मुझे डाउट है बिकॉज पैटर्न तो हम मैथ्स में फॉलो करते हैं बट प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है, क्रैमिंग है, रट्टा लगाना जिसे बोलते हैं, है ना, तो वो बच्चे नहीं फॉलो करना चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन नहीं मतलब ये एक सही ऑप्शन नहीं है, बट हमसे नोट ही पूछा था तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है हमें, दैट इज पी एंगल 55 दे रखा है, क्यू एंड आर। सो हमें बताना है कि अगर हमें पी क्यू आर को ऑब्ट्यूज स्केलन बनाना है तो हमारी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, एंड आपको साथ में क्यू आर की वैल्यू भी दे रखी है दैट इज 18 सेंटीमीटर। सो अगर पी की वैल्यू 55 है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होती है उसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 से बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा एंगल होने के लिए इसके साथ वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा, या तो वो क्या होगा 25 होगा यहाँ पे देखो, या वो क्या होगा 15 होगा, क्योंकि अगर ये 35 आ जाता है, सपोज ये 35 आ गया, 35 प्लस 55 90, तो ये एंगल क्या बन जाएगा 90, बट फिर ये क्या नहीं बन पाएगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन पाएगी, ये राइट एंगल बन के रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ये एंगल है ये क्या होना चाहिए, या तो 25 होना चाहिए या 15 होना चाहिए, तभी आपका तीसरा एंगल जो है वो क्या आएगा 90 से बड़ा आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, हमें स्केलन ट्रायंगल प्रूव करना है, तो स्केलन ट्रायंगल क्या होती है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं पी क्यू को 18 ले लूँगा यहाँ पे 18, तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी, इक्वल तो लेकिन आइसोसेलेस में होती है दो साइड, तो इसका मतलब क्या होगा एक साइड 18 से बड़ी होनी चाहिए और आर क्या होना चाहिए आपका 15 डिग्री होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो साइंस के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ ज्वाइन रहेगा, एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ वो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, दैट इज़ ऑफिशियल ज्ञान ब्रिज। ऑलराइट, एंड एक नोटिफिकेशन और थी आपके लिए, जो एचटेट की डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो आ चुकी है, आई थिंक वो 12th एंड 13th जून को रखी गई है एचटेट की। सो अगर आप सीटेट और एचटेट के एस्पिरेंट्स हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, और यहाँ पे मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।